अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेरी वेल। सो हम अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ग्रुप बाय एसक्यूएल के अंदर देखेंगे कि किस तरह से ग्रुप बाय का यूज़ किया जाता है, जिस तरह हमने इसके बारे में पाइथन में पढ़ा। तो ग्रुप बाय हमारे पास यूज़ होता है अपने रिकॉर्ड को या डेटा को समराइज करने के लिए। उसके लिए हम लोग ग्रुप बाय का यूज़ करते हैं। और ग्रुप बाय में सेम उसी तरह हम लोग एग्रीगेशन फंक्शंस इंप्लीमेंट करते हैं, लाइक काउंट है, सम है, मैक्सिमम, मिनिमम, इस तरह की हम लोग कैलकुलेशन अपने ग्रुप बाय का यूज़ करते हुए इंप्लीमेंट करते हैं कि एक कैटेगरिकल कॉलम के अकॉर्डिंग हमने उसकी टोटल वैल्यूज़ देखनी हो या फिर हमने यूनिक रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करने हों, तो उसके लिए हम लोग ग्रुप बाय का भी यूज़ करते हैं। सो स्क्रीन विजिबल है। ओके, सो ओके, यहाँ पे हम लोग अब अपना स्टार्ट करेंगे। ग्रुप बाय का मेथड हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले तो हमेशा सेलेक्ट की कमांड ही यूज़ करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग कॉलम्स नेम बताते हैं। अब कॉलम नेम हम एक भी बता सकते हैं, दो भी बता सकते हैं। बेसिकली ग्रुप बाय के साथ जो हमने यूज़ करने हैं वही कॉलम्स भी हम लोग उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। फिर फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे कि कहाँ से आगे डेटा हमने लेना है, ये रिकॉर्ड जो हम लोग देखना चाह रहे हैं वो किस टेबल से लेना है, फिर वो टेबल नेम बताएंगे। फिर हम अपनी कंडीशन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सिंपली अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट लिखा है और साथ में मैं यहाँ पे काउंट अपना मेथड यूज़ करता हूँ एग्रीगेशन फंक्शन। अब मुझे क्या काउंट करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कस्टमर की आईडी मुझे काउंट करनी है। फ्रॉम किस टेबल से, तो वो मैंने बता दिया कस्टमर्स वाले टेबल से, ठीक है। लेकिन ग्रुप बाय, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा आगे ग्रुप और स्पेस देने के बाद बाय, इकट्ठा नहीं आएगा। ग्रुप बाय के दरमियान में हमारे पास स्पेस आएगी। और किस कॉलम के अकॉर्डिंग मुझे ग्रुपिंग करनी है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, फॉर एग्जांपल कंट्री। तो अब बेसिकली कितने मेरे पास टोटल कस्टमर्स की आईडीज किस कंट्री के अकॉर्डिंग डेटा में इंसर्ट हुए होंगे वो रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। कि यानी कि सेम कंट्री के कितने कस्टमर आईडीज़ होंगे उनके मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड विजिबल हो रहे हैं। तो ये अब मैंने अपने बेसिकली ग्रुप आईडीज़ को कस्टमर आईडी को कंट्री के अकॉर्डिंग क्या किया है, ग्रुप बाय किया है। कि फॉर एग्जांपल यूके की एक कंट्री है, तो यूके की कितनी टोटल कंट्रीज़ हैं वो मेरे पास उनकी आईडीज़, फॉर एग्जांपल यूके की 3 जो है वो कस्टमर आईडीज़ मेरे इस डाटा के अंदर मौजूद हैं। तो फिर मेरे पास 3 का रिकॉर्ड आ जाएगा कि कंट्री यूके के टोटल 3 रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पे मैंने कस्टमर आईडी को काउंट किया कंट्री के बिहाफ पर, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ग्रुप बाय का मेथड। लेकिन यहीं पे साथ में मैं कंट्री को भी अगर आउटपुट में डिस्प्ले करवाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास अब कंट्रीज़ के नेम भी साथ में आ चुके हैं कि अर्जेंटीना के कितने रिकॉर्ड्स हैं, यानी कस्टमर आईडी उसने काउंट की, तो वो हमारे पास कितनी थी, 3। ऑस्ट्रिया की कितनी है, बेल्जियम, ब्राज़ील, डेनमार्क, कनाडा, तो हमारे पास उनकी यहाँ पे क्या आ गए हैं, देखें यूके के टोटल रिकॉर्ड्स, इसका मतलब है कि 7 मौजूद थे, 7 टोटल आईडीज़ मौजूद थी। तो ये मैंने कंट्री के मुताबिक अपनी कस्टमर आईडीज़ को काउंट किया है, तो उसके लिए हमारे पास मेथड ग्रुप बाय का यूज़ होता है। उसके साथ हम लोग जॉइंट्स का यूज़ करते हुए भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, ग्रुप बाय कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे ले लिया एक शिपर्स का टेबल, उसमें से मैंने ले लिया शिपर नेम, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास मौजूद भी है रिकॉर्ड शिपर नेम, ओके। उसमें से फिर मैंने सिर्फ काउंट क्या करना है, यहाँ पे मैंने ऑर्डर्स में से जाकर ऑर्डर डेट को मैंने, बल्कि ऑर्डर आईडी को मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया। फिर
किस टेबल में से, अब वो ये मैंने बता दिया यहाँ पे, फ्रॉम ऑर्डर्स वाले टेबल में से। लेकिन अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अपना जॉइन, तो यहाँ पे मेरे पास यूज़ होगा लेफ़्ट जॉइन। लेफ़्ट जॉइन में पहला वाला टेबल मेरा कौन सा है, शिपर्स का है, और सेकंड वाला टेबल मेरे पास ऑर्डर्स का है। तो यहाँ पे मैंने कह दिया लेफ़्ट जॉइन करना है शिपर्स के अकॉर्डिंग ऑन। ऑर्डर्स वाले टेबल में मेरे पास शिपर आईडी मौजूद है, वो बराबर होगी अगर शिपर्स वाले टेबल में शिपर आईडी के, तो फिर उसको क्या करो, मुझे काउंट करके ऑर्डर आईडी सिर्फ बतानी है। लेकिन अब ग्रुप बाय मुझे किस लिहाज से करना है, डेटा को समराइज किस कॉलम के बिहाफ पर करना है, तो वो यहाँ पे मैंने उसको बता दिया कि शिपर नेम के बिहाफ पर करना है। सो यहाँ पे ओके, यहाँ पे ये नेम हमारा गलत हो गया है, ऑर्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास देखें आउटपुट कितनी 3 आ गई हैं कि फेडरल्स, शिपिंग, स्पीडी एक्सप्रेस और यूनाइटेड पैकेज की टोटल ऑर्डर आईडीज़ कितनी आई हुई हैं, कितने रिकॉर्ड्स हैं इसके, 255 हैं, 249 है और 326 है। क्योंकि शिपर वाले रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास 3 रिकॉर्ड हैं और वो ये हैं, ये जो नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन ये जो हमने काउंट किए हैं ऑर्डर आईडीज़, बेसिकली किस शिपर के नाम पे कितने ऑर्डर्स रिप्लेस हुए हैं, वो हमने यहाँ पे आईडीज़ को काउंट किया है। तो बेसिकली यही काम है हमारे पास ग्रुप बाय का, कि ग्रुपिंग करते हुए हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक कॉलम के अकॉर्डिंग उसके रिकॉर्ड्स को काउंट करते हैं। हम लोग सम कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास अगर आप कॉलम का नेम देखें तो कॉलम नेम मेरे पास क्या आ रहा है, काउंट ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी। तो कॉलम नेम चेंज करने के लिए हम यहाँ पे एक मेथड यूज़ करते हैं एस का, और उसके बाद फिर आगे हम लोग अपना नेम देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो अब मेरे पास यहाँ पे इसका नेम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे वर्क करता है ग्रुप बाय विद जॉइंट्स मेथड, और विदाउट जॉइन भी हम लोगों ने इसकी एक एग्जांपल देख ली है। अब यहाँ पे तो हमने जॉइंट्स के साथ या फिर विदाउट ग्रुप बाय का हम लोगों ने विदाउट जॉइंट्स यूज़ किया है। लेकिन अगर हमने साथ में कोई अब कंडीशन इम्प्लीमेंट करनी हो ग्रुप बाय के साथ, तो ग्रुप बाय का यूज़ करते हुए जब हम कोई कंडीशन भी साथ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो ग्रुप बाय के साथ हमेशा हैविंग क्लॉज यूज़ होता है। जिस तरह हम लोगों ने इससे पहले अगर कंडीशन कोई भी इम्प्लीमेंट करनी होती थी तो हम लोग वेयर का यूज़ करते थे, लेकिन ग्रुप बाय के साथ हम लोग वेयर यूज़ नहीं कर सकते। वेयर स्टेटमेंट ग्रुप बाय के साथ वर्क नहीं करती। लेकिन हम हैविंग की जगह वेयर भी लगा के देखेंगे और फिर हैविंग क्लॉज का भी हम लोग यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हम अपनी एक स्टेटमेंट सिंपल से लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया चले, यहाँ पे हम अगर ऐसे ही कंडीशन लगा लें, वेयर काउंट ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी क्या हो, ग्रेटर देन या इक्वल हो, चलिए ग्रेटर देन ही लिखते हैं 230 से। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या इनवैलिड यूज़ ऑफ फंक्शन आ चुका है। अच्छा, इसको हम यहाँ पे ग्रुप बाय के अगर बाद में भी लिखें तो फिर भी यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ चुका है, एरर, क्योंकि हम लोग ग्रुप बाय के साथ वेयर का यूज़ नहीं कर सकते। यहीं पे अगर हैविंग का लगा के भी हम लोग देखें तो ये देखें, देन मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड्स आउटपुट में डिस्प्ले हो चुके हैं। चलें इसको मैं अगर 250 कर दूँ, 250, फिर मेरे पास 2 रिकॉर्ड्स ही आएंगे। ठीक है, अब देखें, अब ये मेरे पास सेम मैंने वही सिलेक्ट की कंडीशन यूज़ की है,
सॉरी स्टेटमेंट्स आगे यूज़ किए हैं, लेफ्ट जॉइन का यूज़ किया है, ग्रुप बाय मैंने शिपर नेम के अकॉर्डिंग कर लिया है। लेकिन जब मैंने वेयर कंडीशन का यूज़ किया, वेयर क्लॉज का यूज़ किया, वेयर कीवर्ड का यूज़ किया ग्रुप बाय के साथ, तो फिर मेरे पास वो वर्क नहीं किया, क्योंकि वेयर हमारे पास सिंपल कंडीशंस के लिए यूज़ होता है। जब एग्रीगेशन फंक्शंस इंप्लीमेंट करने हो और ग्रुप बाय का यूज़ करना हो, तो फिर हमारे पास हैविंग क्लॉज के अंदर कंडीशन इंप्लीमेंट होती हैं। लिखिए मैंने कंडीशन ही है कि काउंट जब ऑर्डर आईडीज़ को करोगे तो उसमें जो 250 से ज़्यादा वाली ऑर्डर आईडीज़ होंगी, सिर्फ मुझे उन्हीं के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाने हैं। तो हमारे पास टोटल 3 आईडीज़ थी। जो सेकंड वाली थी वो थी 249। तो पहले मैंने कंडीशन लगाई थी 230 से ग्रेटर देन हो, लेकिन इसलिए फिर तीनों के तीनों रिकॉर्ड्स ही मुझे डिस्प्ले हो रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे मुझे सिर्फ 250 से ज़्यादा जो है 255 और 326, तो ये हमने ग्रुप बाय के साथ हैविंग क्लॉज कंडीशन का यूज़ किया है। इज इट क्लियर? तो सर जब भी समझने के लिए कि वेयर एंड ग्रुप बाय वो एक साथ नहीं आ सकते किसी भी नहीं, क्यूरी में। ग्रुप बाय के साथ वेयर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो सकता। वो हमने इम्प्लीमेंट भी करके देखा, तो आउटपुट में हमारे पास क्या आ गया था, एरर, कि आप वेयर का यूज़ नहीं कर सकते, वेयर क्लॉज का। लेकिन हम लोग ग्रुप बाय के साथ सिर्फ हैविंग का ही यूज़ करेंगे जब हमने कंडीशन इम्प्लीमेंट करनी होगी। सो यहाँ पे हमने ग्रुप बाय प्लस हैविंग, जो हमारे पास क्लॉज है कंडीशन के लिए यूज़ होती है, उसका हम लोगों ने यूज़ किया है। नेक्स्ट हम लोग जो है देख लेते हैं कि हमारे पास यूनियन क्या होता है। यूनियन बेसिकली कहते हैं कि इकट्ठा कर देना, ठीक है। जिस तरह हम लोग ये मैथ में भी पढ़ते हैं कि यूनियन का मतलब होता है कि चाहे हमारे पास दो सेट्स हैं, उन दोनों सेट्स में कॉमन रिकॉर्ड है या नहीं है, हम क्या कर देते हैं, उसको एक थर्ड सेट में सब रिकॉर्ड्स को मर्ज करके लिख लेते हैं। तो इसी तरह हम लोग यूनियन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा सिलेक्ट स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं, लेकिन वो वर्क हमारे पास काम करेंगी मर्ज हो के ही, यानी एरर वगैरह उसमें नहीं आएगा। इसलिए हम लोग यूनियन का फिर यूज़ करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास पहली वाली सिलेक्ट स्टेटमेंट जाती है कि किस चीज़ को हमने सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया सिलेक्ट, वेट अ मिनट, ओके, यहाँ पे मैंने लिख लिया सिलेक्ट, और सिलेक्ट के बाद यहाँ पे मैंने सबसे पहले कॉलम सिलेक्ट कर लिया सिटी। कहाँ से, वो मैंने बता दिया कस्टमर्स वाले टेबल से। अच्छा, ये मेरे पास पहली सिलेक्ट की कमांड है। चलें, सिटी के साथ यहाँ पे मैं कंट्री भी कर लेते हैं। यहाँ पे अब मैं लिखूँगा यूनियन, ठीक है। स्पेलिंग आप चाहे स्मॉल में लिख लें या फिर कैपिटल में, उसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद अब ये मेरे पास पहली एक क्यूरी है, और एक मैंने फिर सेकंड सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, और इन दोनों के दरमियान जो मैंने ऑपरेटर यूज़ किया है दैट इज़ यूनियन, जो इन दोनों को कंबाइन करके मुझे रिजल्ट एक ही फॉर्मेट में, एक ही टेबल में, आउटपुट में डिस्प्ले करवाएगा। सो यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ एक सिटी, लेकिन वो वाला मैंने कहाँ से, किस टेबल से लेना है, वो मैंने ले लिया सप्लायर्स। ओके, सप्लायर्स वाले टेबल में से, ठीक है। यहाँ पे इतना हम इसको रन करके देखते हैं। यूज सेलेक्ट हैविंग डिफरेंट, ओके, यहाँ पे ठीक है। तो इन दोनों टेबल्स के अंदर जो हमारे पास सेम सिटी मौजूद थी, उसने उसको क्या किया है, इकट्ठा कर दिया है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ मेरे पास सिटी वाले कॉलम के अकॉर्डिंग ही वर्किंग हुई है कि कस्टमर वाले रिकॉर्ड के अंदर टोटल मेरे पास 91 है, और शिपर सप्लायर्स वाले टेबल के अंदर मेरे पास रिकॉर्ड 29 है। तो दोनों में से जो सेम मेरे पास, यूनियन मतलब है मिला देना, चाहे एक कॉलम हो, सॉरी एक उन दोनों के अंदर कॉमन रिकॉर्ड्स हों या ना हो, तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास क्या आ चुका है, सिटीज़ के यहाँ पे सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। लेकिन इसी को हम कॉपी करते हैं, ओके, यहाँ पे इसमें हमारे पास कंट्री भी है,
यहाँ पे अब हम कंट्री भी ले लेते हैं। कंट्री, और यहाँ पे मैंने ऑर्डर बाय का यूज़ कर लिया कि कंट्री के अकॉर्डिंग क्या करो, ऑर्डर बाय मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग करना। तो अब मेरे पास यहाँ पे दोबारा से रिकॉर्ड्स कितने हैं, 94, क्योंकि अब दोनों स्टेटमेंट्स में हमारे पास जो टेबल्स हैं वो सेम होने चाहिए, तभी फिर यूनियन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा कि हमारे पास तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। जितने भी रिकॉर्ड्स आ रहे होंगे, सिटी के जितने भी रिकॉर्ड्स पहले वाले टेबल में दूसरे टेबल में मौजूद होंगे, वो भी आउटपुट में एक ही फॉर्मेट में एक ही टेबल में इस तरह से हमें आउटपुट में डिस्प्ले होंगे, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहे हैं। और सेम एग्जैक्ट कंट्री का भी हमारे पास इसी तरह से आउटपुट विजिबल मतलब हम तभी मर्ज कर सकते हैं जब हमारे टेबल सेम हो, टेबल्स डिफरेंट हो, बट उनके अंदर जो कॉलम्स हैं वो सेम होने वो चाहिए। हमारे पास सेम हो। ठीक है, अब इसी इसी हम क्यूरी के अंदर अपनी कंडीशन भी इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने, अब देखें यहाँ पे हम वेयर का यूज़ करेंगे, लेकिन जब भी हम ग्रुप बाय का यूज़ करेंगे या एग्रीगेशन फंक्शंस का यूज़ करेंगे तो फिर हमारे पास हैविंग क्लॉज की कंडीशंस इंप्लीमेंट होंगी। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल कह दिया कि कंट्री मुझे सिर्फ वो दिखाओ जो यूके की हो। यहाँ पे मैंने अब पहली वाली जो स्टेटमेंट है उसमें मैंने एक कंडीशन लगा दी है कि कंट्री मेरी कौन सी हो, यूके की। यहाँ पे भी हमें फिर वही कंडीशन इंप्लीमेंट करनी होगी, वेयर जहाँ पे कंट्री इक्वल हो किसकी, यूके की। अच्छा, यहाँ पे फिर हमें चलें ऑर्डर बाय हम कंट्री ही करके देखते हैं। तो ये देखें कंट्री मेरे पास यूके की और उसी के सिटी मेरे पास फिर यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। जाहिर सी बात है, जब हमने दोनों पे कंडीशन इंप्लीमेंट की है कि मुल्क जो है वो यूके का होना चाहिए, तो फिर उसी कंट्री के जो सिटी भी रिकॉर्ड के अंदर मौजूद होंगे वो ही हमें आउटपुट में डिस्प्ले होंगे। तो हम लोग यहाँ पे यूनियन के साथ अपनी कंडीशन भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर? क्यों नहीं यहाँ पे सिलेक्ट, ओके यहाँ पे हमारे पास सिटी कंट्री है। ठीक है, ये हमारे पास था यहाँ पे यूनियन। नेक्स्ट एक और हमारे पास इसी तरह का ऑपरेटर है जो कि यूज़ होता है यूनियन ऑल के नाम का, जिसमें हम लोग इसी तरह से अपनी दो या दो से ज़्यादा यानी मल्टीपल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट का, और उन्हीं के दरमियान हम लोग यूनियन का यूज़ करते जाते हैं। और यूनियन ऑल में हम देखते हैं कि यूनियन ऑल में इसी का हम लोग यूज़ करते हैं, यूनियन ऑल। अभी हमारे पास रिकॉर्ड्स जो हैं, अब यहाँ पे देखें मेरे पास 120 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, जबकि जब मैंने इसी स्टेटमेंट का यूज़ किया था दोनों में यही स्टेटमेंट थी, टेबल्स भी यही थे, और ऑर्डर बाय मैंने कंट्री के लिहाज से ही किया था। लेकिन जब यूनियन का सिर्फ यूज़ किया था तो मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स आई थिंक 94 आए थे। लेकिन अब चूंकि मैंने यूज़ किया है अब यूनियन ऑल का, तो यूनियन ऑल का मतलब है कि तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स जो चाहे दोनों में कॉमन है या नहीं भी हैं, तो यूनियन ऑल में हमारे पास सबके सब रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे। इसलिए मेरे पास यहाँ पे देखें 120 120 रिकॉर्ड्स मेरे पास डिस्प्ले हुए हैं। तो दोनों टेबल्स में जितने भी तमाम सिटीज़ और कंट्रीज़ के रिकॉर्ड थे सबके सब अगर हमने आउटपुट में डिस्प्ले करवाने हैं तो फिर हम लोग यूनियन ऑल का यूज़ करेंगे, क्योंकि 91 में हम अगर 29 ऐड करें तो 120 ही हमारे पास बनते हैं। तो इसका मतलब है कि यूनियन ऑल में वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स हमें आउटपुट में डिस्प्ले करवाता है।
देन यहीं पे चलें, कंडीशन लगाते हैं दोबारा से, वेयर, चलिए यहाँ पे वेयर अगर कंट्री की ही लगाते हैं हम, वेयर कंट्री इक्वल, अब यहाँ पे हम कंट्री अगर लगा दें जर्मनी, और यहाँ पे भी हम कंट्री लगाते हैं कंट्री इक्वल जर्मनी, ओके वेयर। तो अब देखें हमारे पास रिकॉर्ड कितने आगे हैं इसके, 14। लेकिन यहाँ पे अगर लंदन का यूज़, सॉरी यूके का, क्योंकि यूनियन में जब हमने यूके का यूज़ किया था तो हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स आए थे। अब देखते हैं कितने रिकॉर्ड्स हैं। अब देखें हमारे पास यहाँ पे 9 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो यूनियन ऑल में हमारे पास सबके सब रिकॉर्ड्स यहाँ पे उसने विजिबल करवाए हैं। हालांकि पहले भी हमारे पास यूनियन के अंदर यूके कंट्री के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स 4 ही आई थिंक आए थे, यस 4 आए थे। लेकिन यूनियन ऑल में अब हमारे पास उसके टोटल रिकॉर्ड्स 9 डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यही हमारे पास डिफरेंस हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास यूनियन ऑल है उसके अंदर सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास आउटपुट में डिस्प्ले होंगे, और उन्हीं से रिलेटेड जो उनके अंदर सिमिलर डाटा यानी सेम डाटाज हमारे पास मौजूद होंगे। दोनों टेबल्स के अंदर जौन से कॉलम्स हमने सेलेक्ट किए होंगे या जिसके ऊपर हम लोग फिर कंडीशन इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, जो सिमिलर डेटा टाइप्स वाले हमारे पास डेटाज मौजूद होंगे आउटपुट में, वही हमारे पास डिस्प्ले होंगे। लेकिन यूनियन में हमारे पास वो एक और क्या काम करता है, डुप्लीकेशंस को डिलीट कर देता है। लेकिन यूनियन ऑल में हमारे पास डुप्लीकेशंस भी इंक्लूड होती हैं, तभी फिर हमारे पास आउटपुट आ रही थी। पहले विदाउट कंडीशन यूज़ किए हमारे पास यूनियन में 94 रिकॉर्ड्स आ रहे थे, और जब हमने यूनियन ऑल का यूज़ किया विदाउट वेयर कंडीशन तो फिर हमारे पास रिकॉर्ड्स कितने आए थे, 120, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब डुप्लीकेशंस बीच में इंक्लूड थी। तो जब हमने अपने डेटा में से डुप्लीकेशन को रिमूव करना हो तो फिर हम यूज़ करते हैं यूनियन ऑल का। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये हमारे पास आज जो हम लोगों ने अभी तक देखे हैं मेथड, ग्रुप बाय है हमारे पास, यूनियन और यूनियन ऑल का हम लोगों ने यूज़ किया है। फिर उसी के साथ हमने देखा है कि ग्रुप बाय के साथ हमारे पास कंडीशन के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ होता है। वेयर का भी हमने यूज़ किया, ठीक है। कीवर्ड्स मतलब ये एसक्यूएल के अपने मेथड्स हैं, अपने फंक्शन हैं, जिस तरह हम लोगों ने पाइथन के कीवर्ड्स देखे थे। तो सिंपल कंडीशन के लिए यानी विदाउट कोई एग्रीगेशन फंक्शन इंप्लीमेंट किए हमारे पास वेयर कंडीशन का यूज़ होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग ग्रुप बाय का यूज़ करेंगे तो फिर उसमें हमारे पास हैविंग क्लॉज का यूज़ करते हुए कंडीशन इंप्लीमेंट होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है या फिर ऑपरेटर है हमारे पास जो MySQL में यूज़ होता है, दैट इज़ एग्जिस्ट्स, EXISTS, एग्जिस्ट्स, जो हम लोग यूज़ करते हैं अपनी सब क्यूरीज का यूज़ करने के लिए कि हमारे पास ये रिकॉर्ड मौजूद है कि नहीं है। यानी जब हम लोग सब क्यूरीज यूज़ करते हैं, एक क्यूरी के अंदर एक और क्यूरी यूज़ करते हैं, तो फिर हम लोग एग्जिट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका आंसर हमारे पास ट्रू तब आता है जब सब क्यूरी, जो हमने एक क्यूरी के अंदर दूसरी क्यूरी लिखी होती है या फिर स्टेटमेंट्स का यूज़ किया होता है, वो अगर हमें कोई आउटपुट दे, यानी कि अगर वो ट्रू हो। इसकी सिंपल और अगर एक एग्जांपल दूं तो हमने पाइथन में जो नेस्टेड इफ़ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इफ़ के अंदर ही
एक और इफ़ कंडीशन हमारे पास मौजूद होती है। तो इसी तरह सब क्यूरी का मतलब है कि एक ही क्यूरी के अंदर एक और क्यूरी का मौजूद होना, वो हमारे पास सब क्यूरी कहलाती है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, हमने सिलेक्ट कर लिया सप्लायर, ओके, सप्लायर नेम, लेकिन कहाँ से, किस टेबल से, वो बता दिया, सप्लायर्स, ओके। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई वेयर, चूँकि कंडीशन के साथ ही हमारे पास ये एग्जिस्ट यूज़ होगा। और आगे अब हम फिर ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे अब हम सब क्यूरी का यूज़ करेंगे, जिसमें दोबारा से मैंने यहाँ पे यूज़ किया सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट वाले कॉलम के अकॉर्डिंग चलते हैं। प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स, फ्रॉम, ओके, प्रोडक्ट्स। अब इसके अंदर एक और मेरी कंडीशन आ गई है कि वेयर, जहाँ पे प्रोडक्ट्स डॉट, उसमें मेरे पास सप्लायर आईडी क्या हो, इक्वल हो सप्लायर्स वाले टेबल के अंदर सप्लायर आईडी के इक्वल हो। और एंड, यहाँ पे साथ में मैंने एक एंड ऑपरेटर भी यूज़ कर लिया कि एंड ग्रेटर देन, चलो प्राइस मैंने यहाँ पे बता दी है 15, ठीक है। अब इसको दोबारा से ज़रा गो थ्रू करते हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट आ गई, क्या सिलेक्ट करना है, सप्लायर का नेम पहले तो सिलेक्ट करना है, यानी एक कॉलम सप्लायर्स नेम सिलेक्ट करना है सप्लायर्स वाले टेबल में से। फिर वेयर, जहाँ पे एग्जिस्ट हो, मौजूद हो, एग्जिस्टेंस हो, किस चीज़ की, इस वाली क्यूरी की। अगर ये वाला रिकॉर्ड कोई एक हमें मिल जाएगा, उसके बाद फिर हमारे पास आउटपुट सही तरह से डिस्प्ले होगी। अब कौन सा रिकॉर्ड हमने सब क्यूरी में देखना है, वो हमने इसके पैरेंथेसिस में बताया है कि प्रोडक्ट नेम सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट नेम वाला कॉलम कौन से टेबल में से, प्रोडक्ट्स में से, जहाँ पे सप्लायर आईडी। अब चूंकि सप्लायर आईडी इन दोनों टेबल्स के अंदर मौजूद है, प्रोडक्ट वाले भी और सप्लायर्स वाले भी, इसलिए फिर हमने इनको क्या किया है, सप्लायर आईडीज़ के अकॉर्डिंग इक्वालिटी रखी है। और एंड साथ में फिर हमने कहा है कि इनकी आईडीज़ जिन जिन की मैच कर जाएंगी उन्हीं की प्राइस देखनी है। अगर 15 से ज़्यादा होगी तो फिर हमें वो सप्लायर्स नेम के क्या करने हैं, आउटपुट डिस्प्ले करवाने हैं। सो यहाँ पे ओके, प्रोडक्ट के स्पेलिंग गलत हो गए हैं। यहाँ पे हम इस क्यूरी को रन करते हैं, शिपर सप्लायर्स SU, ओके, अननोन कॉलम, ओके, वेट अ मिनट, ओके, यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, और सेकंड हमने प्रोडक्ट लिया था, ठीक है। ये देखें प्रोडक्ट आईडी के अंदर हमारे पास सप्लायर आईडी मौजूद है, प्राइस भी मौजूद है। फिर भी यहाँ पे यहाँ पे हमने शिपर आईडी लिख दिया है, उस वजह से एरर आ रहा है। आप लोग भी सुन रहे हैं, क्लास के अंदर ही मौजूद हैं। क्लास के अंदर मौजूद हैं, क्लास ले रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह की कोई गलती हो जाए तो बता तो दिया करें काइंडली। यही तो एक क्लास का जो है वो रूल होता है कि अगर कहीं पे कोई एरर आ जाए, कोई गलती हो जाए, तो सिंटेक्स वगैरह में गलती की जाए, तो ये स्टूडेंट्स का भी, क्लास में मौजूद हर एक पर्सन का फ़र्ज़ ही है एक तरह का कि वो उस गलती को बताएं। उसी चीज़ को तो मैं यहाँ पे तब से देख रहा था, मैंने यहाँ पे सप्लायर आईडी की जगह शिपर आईडी लिख दिया था। तो अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब चूंकि मेन जो मेरे पास पहली वाली स्टेटमेंट थी उसमें से मैंने क्या मांगा था कि सप्लायर्स के नाम मुझे सिर्फ देने हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो एग्जिस्ट के अंदर ये जो मेरे पास सब क्यूरी थी, यहाँ पे एक हमने टास्क और परफॉर्म कर लिया कि सब क्यूरीज कैसे लिखते हैं। एक क्यूरी के अंदर जब दूसरी क्यूरी हमारे पास मौजूद हो तो उसको कहते हैं सब क्यूरीज। और जब हमारे पास इनर क्यूरी
सॉरी आउटर क्यूरी हमारे पास ट्रू हो तो फिर ही इनर क्यूरी चलती है। तो एग्जिस्ट के अंदर हमने देखा है कि अगर इनर क्यूरी का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद होगा तो फिर पूरी की पूरी होल क्यूरी मेरे पास आउटपुट में क्या होगी, डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे मेरे पास 25 सप्लायर के नाम डिस्प्ले हुए हैं, जिनकी एक तो आईडीज भी दोनों टेबल में सेम मैच हुई हैं और उनकी प्राइस भी क्या है, 15 से ज़्यादा की थी। अब मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ प्राइस उनकी क्या हो, 50 से ज़्यादा हो, तो उसके मेरे पास यहाँ पे 7 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। यहीं पे अगर मैं 100 कर दूँ तो उसके हमारे पास यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। यहाँ पे मैं 200 कर देता हूँ तो उसका मेरे पास यहाँ पे एक रिकॉर्ड मौजूद है। और अगर मैं यहाँ पे इक्वल रख दूँ ज़ीरो के, कि ज़ीरो के इक्वल वाली प्राइस वाला कोई रिकॉर्ड मौजूद है, तो उसका मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है ये वाली मेरी कंडीशन ट्रू हुई है, तो फिर मुझे उनके सप्लायर्स के नाम आउटपुट में डिस्प्ले हुए हैं। प्रोडक्ट नेम, अब यहाँ पे अगर मैं ले लूँ प्रोडक्ट नेम, PRODUCT, प्रोडक्ट नेम कहाँ से, प्रोडक्ट वाले टेबल से, सॉरी प्रोडक्ट्स। तो फिर यहाँ पे मेरे पास देखें, अब चूंकि दोनों आईडीज का सेम होना, दोनों कॉलम्स का सेम यहाँ पे हमारे पास नहीं हो सकते, क्योंकि सब क्यूरीज के अंदर भी मेरे पास कौन सी क्यूरी यूज़ हुई है, प्रोडक्ट्स की ही हुई है। तो चलें यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ सप्लायर नेम फ्रॉम सप्लायर्स, अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स के नेम आएंगे। यहाँ पे चले मैं लेस देन कह देता हूँ 15। तो अब यहाँ पे मेरे पास आउटपुट में उन प्रोडक्ट्स के नेम डिस्प्ले होंगे। यानी कि अब जो हमने एग्जिस्ट की कमांड या फिर ऑपरेटर सॉरी देखा था, वो यही काम करता है कि एक क्यूरी के अंदर ही हमारे पास एग्जिस्ट का यूज़ करते हुए जब हम एक सेकेंड क्यूरी इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो हमारे पास ऑपरेटर एग्जिस्ट का यूज़ करता है, कि यानी कि वो बता रहा है कि ये वाली कमांड तो चल रही है, लेकिन अगर ये वाली चीज़, ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू होती है, ये मौजूद है इन टेबल्स के अंदर, तो फिर आउटपुट मुझे डिस्प्ले करवानी है। सो क्लियर है, ये हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट का यूज़ था। ओके, सो कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें, अदरवाइज़ आज की क्लास में जो हम लोगों ने मेथड्स देखे हैं अभी तक, एक हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट था ग्रुप बाय, कि जब भी हमने कोई यूनिक या फिर अपने डेटा को समराइज़ करना हो किसी भी कैटेगोरिकल डेटा के बिहाफ पर, तो उसके लिए हम लोग फिर ग्रुप बाय का यूज़ करते हैं, और साथ में एग्रीगेशन फंक्शंस इंप्लीमेंट करने हों। फिर ग्रुप बाय के साथ ही अगर हम कंडीशन का इम्प्लीमेंटेशन चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास वेयर कीवर्ड यूज़ नहीं होगा, बल्कि हैविंग क्लॉज स्टेटमेंट या कीवर्ड यूज़ होगा ग्रुप बाय के साथ, जो कंडीशन को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। और फिर उसी के साथ हम लोगों ने यूनियन और यूनियन ऑल पढ़ा। यूनियन हमारे पास यूज़ होता है कि दो या दो से ज़्यादा जो हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट्स लिखते हैं उनको मर्ज करके आउटपुट डिस्प्ले करवाता है। दो टेबल्स जिनके दरमियान में जिन दोनों में हमारे पास यूनिक कॉलम मौजूद हों, और उसमें यूनियन में डुप्लीकेशंस को वो क्या करता है, रिमूव कर देता है ऑटोमेटिकली। लेकिन यूनियन ऑल भी सेम यही काम करता है, बस क्या डिफरेंस है कि उसमें डुप्लीकेशंस अलाउ होती हैं, डुप्लीकेशंस भी इंक्लूड आउटपुट के अंदर होती हैं, बाकी सारा काम सेम ही है दोनों यूनियन और यूनियन ऑल ऑपरेटर का। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि एग्जिस्ट हमारे पास क्या होता है। तो एग्जिस्ट में हम लोगों ने सब क्यूरीज का भी एक जो है वो मेथड देख लिया कि एक क्यूरी के अंदर जब एक और क्यूरी मौजूद हो। लेकिन बेसिकली यहाँ पे मेरे पास
उन्हीं लोगों के प्रोडक्ट नेम उन्हीं के इक्वल आए हैं जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती होगी, क्योंकि वेयर हमारे पास कंडीशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन वेयर कंडीशन के अंदर जो कंडीशन इंप्लीमेंट की है वो ये है। अगर ये ट्रू होगी तो फिर ही मेरे पास प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट्स वाले कॉलम टेबल में से आउटपुट में डिस्प्ले होंगे। लेकिन अगर ये वाली मेरे पास नहीं कंडीशन इंप्लीमेंट होगी तो फिर मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होगा। सेम एग्जैक्ट वही काम है हमारे पास जो हम इफ़ वाली कंडीशंस के अंदर यूज़ करते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं इंशाल्लाह। और हमारे पास कुछ चंद टॉपिक्स ही रह गए हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास इफ़ है या फिर नल का यूज़ करते हैं, और उसी के साथ हम नल्स के साथ ही हम लोग फिर जॉइंट्स का भी साथ में इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि आज की क्लास में भी हमने ग्रुप बाय के अंदर जॉइंट्स का भी यूज़ साथ में किया है। तो मल्टीपल जब हम स्टेटमेंट्स लिखें तब भी हम लोग जॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं, ये लाजमी नहीं है कि एक ही दफ़ा हमने जॉइंट्स का यूज़ करना था। और जो जिस तरह के मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि जॉइंट्स यूज़ होते ही होते हैं। जॉइंट्स जब हम लोग यूज़ तब ही करते हैं जब हमने दोनों टेबल्स में से कोई रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाना हो, फिर वो चाहे मल्टीपल्स कंडीशंस के पर्सपेक्टिव हो, फिर उसके साथ चाहे हम लोग ग्रुप बाय का यूज़ करें, तो उसमें हमारे पास इस तरह से कमांड्स और लॉजिक्स हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर हेयरिंग। अल्लाह हाफिज़।